शहीद उधम सिंह जी के बारे में बात करेंगे और शहीद आजम के नाम से जाने गए पूरे देश में और भारत के इतिहास में एक अलग पहचान रखते हैं। और जलियांवाला बाग में जितने भी आरोपी थे उनको एक बेहतर सजा देना और मिलना शायद उतना ही ज्यादा जरूरी है और शायद था जितना ज्यादा कि आज भारत के इतिहास को पढ़ना और जानना जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक आप अपनी पूरी ज़िंदगी को देश के प्रति समर्पित कर दें और बिना अपने पथ से हिले, उस पे अडिग रहकर तब तक आप उस पर चलते रहते हैं जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। और उधम सिंह ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। अपने शुरुआती जीवन से लेके अपने पूरे जीवन में काफ़ी हद तक संघर्ष किया। पर उनका संघर्ष आखिरी दांव पर तब कामयाब रहा जब उनको लगा कि बहुत ज़रूरी है इस देश में और इस देश में रहने वाले लोगों को, नौजवानों को ये बताना कि अगर आप देश में सच में अगर आप से प्यार करते हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है उन सभी लोगों को सज़ा देना जिनकी वजह से देश और देश का इतिहास खराब हो रहा है। और उसमें से बहुत बड़ा जो एक आरोपी हम सभी मानते हैं, जनरल उडायर के बारे में बात की जाती है हमेशा से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो किसी से छुपा नहीं है। 1919 का वो दिन शायद आज भी हमारे दिमाग में, ज़हन में अभी भी ज़िंदा है। और यही कारण है कि आज भी 21वीं शताब्दी में भी इतने सालों बाद ना हम सिर्फ जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और कैसे उधम सिंह को लगा कि इस हत्याकांड में जब तक अपने आरोपियों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक शायद इस देश और इस देश की मातृभूमि और भारत माता शायद उनको माफ नहीं करेगी। और यही कारण रहा कि भारत से एक लंबा सफर तय करके लंदन पहुंचते हैं और कैस्टन हॉल में जाकर आखिरकार जब तक जनरल डायर को गोली नहीं मार देते तब तक उन्हें नहीं लगता है कि उनका जो बदला है वो पूरा हुआ। शायद उधम सिंह के जीवन का वो सबसे बड़ा दिन और सबसे खुशी भरा दिन रहा, जो कि उन्होंने अपने आखिरी स्टेटमेंट में भी कहा। तो उधम सिंह के बारे में कैसे शहीद आजम बनते हैं और भारत के इतिहास में एक अलग पहचान और उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन सभी शहीद आज़मों के बारे में बात करना, शहीदों के बारे में बात करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है देश के प्रति समर्पित किया है, मातृभूमि को समर्पित किया है। और ऐसा बहुत कम हो पाता है कि ऐसे मौकों पर हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर पाते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े लोगों के बारे में हम सब जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उधम सिंह कोई छोटी पर्सनैलिटी थी या कोई छोटे व्यक्ति थे। पर जब तक हम लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, शहीदों के बारे में बात नहीं करेंगे, उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल हो पाएगा जानना कि हमारा देश, इतिहास और उस इतिहास को एक पहचान देने वाले लोगों की जगह क्या रही है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। और उधम सिंह को आज करीब से जानेंगे कि दरअसल देश में रहना ज़रूरी ही नहीं है, बल्कि देश की पहचान हमारे होने से ही होती है, जिसको बखूबी उधम सिंह ने प्रस्तुत भी किया। तो अनअकैडमी की बात कर लेते हैं। लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका बहुत बड़ा और यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन आपको दी जा रही है। परफेक्शन की बात हमेशा आपके साथ रहेगी यहाँ पर और कोड है मेरा SRS10। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं आप यहाँ पर। और काफ़ी यहाँ पर इनसिक्योर होने वाली बात बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगी। और पेपर 1 यहाँ पे जनरल टू ऑल है और हिस्ट्री में रोज पढ़ा रही हूँ 11:30 बजे के आसपास यूट्यूब पे 11 बजे। तो इसको आप देखिए। आइकॉनिक प्लस जो है काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है आपकी, क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है पर्सनल कोचिंग की और लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है और प्लस का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। SRS10 के साथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आइकॉनिक में भी सेम पर्सपेक्टिव से चीजें एप्लीकेबल रहेंगी। लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है और प्राइस हाइक अलर्ट चल रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन आपको दी जा रही है और कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते तो बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल क्लास हमारी सबसे खास बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे ही नहीं करना है आपको, राइट। नेवर मिस अ क्लास। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सोनिया सिंह के नाम से, वहां पर आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्राइस हाइक अलर्ट चल रहा है, तो 6 महीने का कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है यहाँ पर। तो इसको परचेज कीजिए, काफी खास आपके लिए रहेगा। अपकमिंग सेशंस में फोकस है पेपर 1 के ऊपर और साथ में मॉडर्न इंडिया के ऊपर। और इसके अलावा आपके डिमांड के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस की बात की जाए तो मैंने वो सब कुछ करवा दिया है जो पेपर परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप इतना ही कर ले, JRF के लिए काफी रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर बात करेंगे शहीद आजम उधम सिंह जी के बारे में।
26 दिसंबर 1899 से लेके 31 जुलाई 1940 तक के बारे में बात करेंगे। क्या उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपने जीवन को एक मोटिव दिया, और आजकल ऐसा होता है कि हम एक छोटी-सी प्रॉब्लम्स की वजह से या हमारा एम पूरा नहीं होता है, तो हम काफ़ी खुद को इनसिक्योर फ़ील करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर भारत के इतिहास को पढ़ने से ज़्यादा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। आपका जब तक सीखने का रवैया आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, चाहे वो भारत के इतिहास से हो, चाहे उधम सिंह की हो बात हो, चाहे शहीद-ए-आज़म शहीद भगत सिंह की बात हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से भारत का इतिहास न सिर्फ जाना जाता है, पहचाना जाता है, बल्कि न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी एक अलग पहचान है। और एक सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम अपने लक्ष्य पर तब तक अडिग रहें और उन सभी लोगों से सीखते रहें जो जिन्होंने इस देश को एक बेहतर मुकाम दिया है, एक बेहतर जगह दी है। और शायद एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचते तो शायद आज इतनी फ्लेक्सिबल तरीके से मैं और आप एक दूसरे के सामने बैठकर चीजों को सुन नहीं रहे होते, देख नहीं रहे होते। तो चर्चा में क्यों है? वैसे तो दरअसल होता हमेशा ऐसा ही कि जब तक हमारे शहीद हमारी चर्चाओं में ना रहे तब तक हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला बाग जो स्मारक है आपका, जो अमृतसर में है पंजाब में, उसकी आलोचना की जा रही है और उधम सिंह की प्रतिमा को लेकर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये एक अलग मसला है क्योंकि मे बी आपका करंट का पार्ट भी बन सकता है और मे बी आपका ये हिस्ट्री का तो खैर अपना आप में बेस्ट पार्ट है ही, जिसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जलियांवाला बाग अपने आप में काफी फेमस है। अभी इसके ऊपर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पर उधम सिंह के बारे में और उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके योगदान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी पिक्चर्स बन रही हैं उनके ऊपर और सडनली लोगों को लग रहा है कि हमें उनके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। न सिर्फ यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स की बात की जाए, आज ही नहीं बल्कि सालों से 10 सालों से पिक्चर्स बनती आ रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को अपने पिक्चर्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जाने सुने। और मैं पहले बता दूं, यहाँ पर मेरा कोई भी इंटेंशन जो है किसी भी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को या फिल्म को मौजूद करना है, प्रेजेंट करना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरी बात को सही तरीके से आपके सामने माध्यम से पहुंचाना है। और जो लोग मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैम मूवीज देखकर हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि जितने पैसे और जितने घंटे आप उस पर खर्च करेंगे, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको उधम सिंह के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काफी कुछ पता चल सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहेगा। और सिर्फ उधम सिंह भारत में नहीं बल्कि अगर पूरे देश की इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो अखबारों में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में जनरल डायर को मारने के बाद, उनके मर्डर के बाद काफी हद तक चर्चा में रहे। और चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से भारत पर हावी थे और उनके घर में किसी को घुसकर मारना और अल्टीमेटली उनको शूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके का यहाँ पर एक एग्जाम्पल उधम सिंह ने हमें दिया, वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ था और ये बताने के लिए काफी था कि अगर आप चाहें और आपके अंदर कोई भी काम को करने की काबिलियत है, हिम्मत है, तो उसके लिए शायद वो जो लक्ष्य है, रास्ता है, मुश्किल नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। बस जरूरत यहाँ पर ये है कि कम से कम आप अपने अंदर उस तरीके के हौसले को जिंदा रखें जो कि उधम सिंह ने भी रखा। 21 साल तक बहुत बड़ी बात होती है। 21 ईयर्स तक कम से कम उन्होंने इस हर एक दिन को अपने अंदर सजोया है, जिंदा रखा है कि कब वो दिन आएगा जब वो जनरल डायल को जाकर गोली मारेंगे और अपने देश में उन सभी जलियांवाला बाग में बनने वाले शहीदों की, लोगों के हत्या का बदला लेंगे, जो कि काफी हद तक इस भारत के इतिहास को और लोगों के दिलों को हिला देने वाला था। तो क्या क्या यहाँ पर बात करेंगे, उनके शुरुआती जीवन कैसा था, उनका जलियांवाला बाग जो मैसाकर था हमारा क्या था, और यहाँ पर कैस्टन हॉल की बात करेंगे जहां पर उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी जो कि काफी रेयर आपको देखने को मिलती होंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शहीद कब हुए, कौन थे, नहीं थे, पर थोड़ा सा और डेप्थ में जानेंगे उधम सिंह के बारे में और कैसे उधम सिंह जो है शहीद आजम बनते हैं, उनके बारे में जानेंगे। शहीद उधम सिंह का रास्ता उधम सिंह से शहीद उधम सिंह तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में ट्रेवल करेंगे और उधम सिंह को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि कैसे देश में अंग्रेजों को बाहर निकालने की जो शुरुआती जंग थी उन्होंने शुरू की और लंबे टाइम तक चली वो। और यहाँ पर एक ओवरव्यू देख पा रहे होंगे आपकी, भाई गदर पार्टी से बिलोंग किया उन्होंने काफी हद तक,
पंजाब से बिलोंग करते थे और यहाँ पर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड आपका हुआ, जो मैसेकर आपका हुआ अमृतसर में, जनरल डायर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसकी वजह से उधम सिंह काफी आहत रहे। तो उनके चलते एक लंबा सफर तय किया अपने जीवन का। 1940 के आसपास उनको गोली मारी और ये अपने आप में काफी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाना चाहिए कि हम जो अपनी लाइफ में मुसीबतें हैं उनको देकर घबरा जाते हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी और उसको थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि अपने एग्जाम्पल्स में भी डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो काफी कुछ है जानने के लिए। एक ओवरव्यू अगर देखा जाए तो शहीद आजम के तौर पर वो जाने जाते हैं। 1899 में पंजाब में संगरूर में यहाँ पर पैदा होते हैं, सुनाम में। और महान शहीद जो है शहीद आजम के उनके नाम का मतलब है। और स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो अपने आप में न सिर्फ क्रांतिकारी रहे, शहीद रहे, बल्कि देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाने वाले क्रांतिकारी के रूप में जाते रहे हैं। और भगत सिंह जो काफी अपने आप से उधम सिंह प्रभावित रहे और काफी लंबे टाइम तक गुरु मानते रहे उनको अपना। और 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, काफी हद तक आहत रहे। और फाइनली 1924 में उन्होंने ये तय किया कि औपनिवेशिक जो शासन है हमारा, अंग्रेजों का जो शासन है, उसको उखाड़ फेंकने की काफी हद तक जरूरत है, और जिसके चलते गदर पार्टी में शामिल होते हैं। 27 का अगर दौर देखा जाए तो साइमन कमीशन को आप थोड़ा सा करीब से देख पा रहे होंगे, जिसमें लाला लाजपत राय ने भी अपनी जान गंवाई। और काफी आहत करने वाली चीजें थी कि एक के बाद जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी देश में आती जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा था उनके अंदर भरता जा रहा था। और आखिरकार 13 मार्च 1940 में अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशिया सोसाइटी की जो कैक्सटन जो हॉल था, जाकर उसमें जनरल डायर को सरेआम गोली मारते हैं। और बाद में इसमें फायरिंग का भी काफी हद तक आदेश दिया जाता है। और आखिरकार 31 जुलाई जो उनका शहीद आजम जिसके रूप में जाने जाते हैं, लंदन में जो पेंटविले जेल था उनमें उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, और इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप ये चीजों को देख भी सकते हैं। और अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो उधम सिंह जो थे शेर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, जो उनका शुरुआती नाम रहा है। 26 दिसंबर 1899 में पैदा होते हैं। और जो उनके पिता का नाम टहल सिंह रहा, टहल सिंह कंबोज के नाम से उनके पिता का नाम है। और रेलवे की जो क्रॉसिंग्स होती हैं उस पे वॉचमैन का काम करते थे। बट थोड़ा सा यहाँ पर एक इन डेप्थ नॉलेज जो हमें देखने की जरूरत है कि उधम सिंह का जो एक सफर था, उधम सिंह से कैसे शहीद आजम बनते हैं। तो काफी सारी शुरुआती प्रॉब्लम्स जो उनकी रही उनको देखने को मिलती हैं। और इसी को देखते हुए 1901 में अगर हम देखें तो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और 1905 में फिर उनके पिता की डेथ हो जाती है। तो उनके इकलौते भाई बच जाते हैं जिनको मुक्ता सिंह के नाम से जाना गया है, राइट। और खुद यहाँ पर शेर सिंह जो बाद में उधम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका अमृतसर में यहाँ पर खालसा जो ऑर्फनेज है, अनाथालय है, वहां पर दोनों भाई रहते हैं आपस में। और वहां पर रहते हुए सबसे खास बात वहां पर यह रही कि सिख धर्म, क्योंकि पंजाब से वास्ता रखते तो सिख धर्म को काफी करीब से देखा, उसके रिचुअल्स को समझा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। तो उसकी देखरेख में काफी हद तक बड़े हुए, ग्रो हुए। और बाद में काफी ये अनफॉर्चुनेट तरीके से देखा जाता है कि 1917 के आसपास देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि दे रिसीव्ड न्यू नेम शेरशाह सिंह बिकम उधम सिंह एंड मुक्ता सिंह बिकम साधु सिंह। एंड इन 1917 उधम सिंह ब्रदर्स आल्सो डाइड। तो 1901 में पहले माता की मौत होती है, और 5 में पहले फिर पिता की मौत हो जाती है, और 17 में और उनके जो खुद के भाई थे जो यहाँ पर साधु सिंह, उनकी मौत हो जाती है। तो काफी अपने आप में एक अफसोस कहें तो जीवन जो है काफी बुरे तरीके से गुजर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है कि अपने आप में जो हिम्मत और हौसला उन्होंने बांध के रखा देश के प्रति, वो काफी काबिले तारीफ रहा। एक लंबे टाइम तक उधम सिंह उसी ऑर्फनेजेस में रहते हैं। और उसमें रहते हुए सबसे खास बात है, अगर आपको पता हो कि उन्होंने यहाँ पर एक इंजीनियरिंग के तौर पर भी काम किया, इंजीनियर रहे काफी लंबे टाइम तक, हाथ का काम बहुत अच्छे से कर लेते थे वो। इसलिए कभी भी उनको लंदन में भी जाकर जो लंबा टाइम गुजारा उन्होंने बाकी देश विदेशों में जाकर, तो उनको वहां पर रहने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैकेनिकल काम काफी आसानी से कर लेते थे वो। और इसीलिए 1918 में मेट्रिकुलेशन अपनी पास करते हैं, और बाद में आखिरकार 1919 में जो अपना ऑर्फनेज डेज होता है उसको छोड़ देते हैं। अब ये तो उधम सिंह के थोड़े से लाइफ डिपिक्शन के बारे में बात की। अब जलियांवाला बाग के बारे में बात करते हैं। जलियांवाला बाग के बारे में हम सभी जानते हैं, उसमें कुछ छुपा नहीं है हमसे, क्योंकि बहुत बड़ा हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 में, बैसाखी वाले दिन।
होता है ये। तो क्या कारण था जलियांवाला बाग के होने का, तो बहुत कुछ है वैसे बताने के लिए, बट शॉर्ट में समझे तो देखिए 1885 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डब्ल्यू.सी. बनर्जी के दौर में और ए.आई. ह्यूम के दौर में यहाँ पर आपकी कांग्रेस बनती है, राइट। पर 1885 का दौर जो रहता है कांग्रेस के बनने का, आईएनसी के बनने का, वो काफी हद तक इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, राइट। और 1885 में भी जो कांग्रेस है वो काफी हद तक अभी अपने उस पे रहती है कि भाई अभी तो हमें काम करना है, देश के लिए काम करना है, तो सब कुछ अंग्रेजों के हक में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जब गांधी जी भी एक दो बार जब कांग्रेस को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई, ये तो यही बात हो गई कि पहले आप मीटिंग्स कर लेते हो, बड़े बड़े लोग शामिल हो जाते हैं, डिसीजंस ले लिए जाते हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो ऐसे देश जो है आजाद नहीं होगा। 1905 की अगर बात की जाए तो जो ये आपका 1905 में आपका स्वदेशी मूवमेंट होता है, जहाँ पे बंगाल को बांट दिया जाता है और काफी बेतुका सा एक यहाँ पर रीजन दिया जाता है कि भाई देश जो है बहुत बड़ा है, हम शासन नहीं चला पाते ब्रिटिशरों द्वारा, तो इसलिए हम यहाँ पर देश को है दो भागों में बांट रहे हैं। और काफी ये रवैया जो रहता है भारतीयों को जो है बर्दाश्त नहीं होता है। और 1905 के बाद मांगे जो हैं स्वदेशी मूवमेंट के लिए लगातार उठती हैं कि भाई हमें अपना लॉ दिया जाए, हमें अपना कानून दिया जाए, हमें सीट्स दिए जाए, हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अब जाहिर सी बात है ना कि अब अपने ही देश में अगर आपको कुछ हद तक बेगाना बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो उसके बाद लगातार भारतीयों की मांगे उठे कि हमें एक ऐसे देश का रिप्रेजेंटेशन चाहिए जहां पर हम अपने लिए बात कर सके, देश के लिए बात कर सके। और इसीलिए 1909 में मॉडलियमेंट और रिफॉर्म की बात की जाए तो काफी हद तक देश में आता है कि भाई हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, यहाँ पर हम आपको सीट्स देंगे, पर ये काफी हद तक जो है कामयाब नहीं रहता। और यही मॉडलियमेंट और रिफॉर्म 1909 वाला आपका जो है बाद में रिवाइव होकर 1919 में 10 साल बाद आता है, और ये कहकर आता है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर जो है काम तो करेंगे, पर हम टाइम टू टाइम रिवाइव करते रहेंगे अपने रूल्स रेगुलेशन को। और 1919 में वही 1909 वाला का मॉडलियमेंट और रिफॉर्म वापस इंट्रोड्यूस होता है और रॉलेट एक्ट के नाम से भारत में फिर से जो है लागू किया जाता है। तो रॉलेट एक्ट क्या था हमारा? रॉलेट एक्ट में यहाँ पर ये रखा गया कि भाई शक के बिना पर हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करने के बाद आपको है अपने हक में बात करने की जो है परमिशन नहीं दी जाएगी। अब उसके खिलाफ यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग में। और क्योंकि पब्लिक प्लेस है तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर गेट टुगेदर होते हैं, किसी को भी ये जो कानून था, लॉ था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर लोगों ने काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध किया। और आज भी देखिए आप भारत में 21वीं सदी में देखा जाए तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से आपको विरोध करने का पूरा अधिकार रहता है। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस प्रोटेस्ट में। और इस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार करने की वजह से, इस लॉ के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण दोनों को गिरफ्तार करने की वजह से लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं, काफी भीड़ इकट्ठा होते हैं, मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा लोग इस पार्क में इकट्ठे होते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध करेंगे। पर सबसे जो दुख देने वाली बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जनरल डायर जो कि उसको किसी भी लेवल पे चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अल्टीमेटली चीजों को जो है एक पैक्ड रूप से देखा जाता है, दरवाजे जो है दोनों तरफ से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग का अगर देखा जाए तो दो ही एंट्रेंस डोर्स थे आपके, राइट। दोनों के दोनों दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, दो दरवाजे होते हैं, दोनों को बंद कर दिया जाता है, बीच में एक कुआं होता है, तो निकलने का रास्ता बचता नहीं है अल्टीमेटली। और उसके बाद जनरल डायर ने फाइनली यहाँ पर फायरिंग का आदेश देता है। तो बहुत अपने आप में एक देखिए सदमा देने वाली बात है कि इतनी बड़ी भीड़ के ऊपर जो आपको कुछ कह नहीं रही है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वहां पर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जिसका कुछ लेना देना नहीं है आपके प्रदर्शन से। तो ये अपने आप में काफी मनमानी करने वाली बात है, किसी भी तरीके से भारतीयों को ये बात जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर क्योंकि हमारे पास रास्ता था नहीं, हम निहत्थे थे, तो अल्टीमेटली उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और 20,000 से ज्यादा लोग जो है वहां पर मार दिए जाते हैं। और आप वो अगर आप थोड़ा सा उस सीन को अगर याद कर पाए कि आप देखिए कि आप भागना चाहते पर आप भाग नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ में बंदूकें नहीं, आप लड़ना चाहते पर आप लड़ नहीं पा रहे हैं, और एक ऐसा दौर है जहां पर आप चाहते सब कुछ करना है पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। और उस दौर में अगर आपको लगातार आपके ऊपर 20,000 लोग अगर आपके सामने मारे जाएंगे तो उस वक्त आपका क्या वहां पर रिएक्शन होगा और किस तरीके का आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा, और वो अपने आप में काफी हिला देने वाला
एक सीन मुझे लगता है होना रहा होगा, जो काफ़ी अपने आप में डरा देने वाला भी है, और उसके लिए जनरल डायर को जो सज़ा दी गई थी वो काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी कम है। राइट, और इसके लिए मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर जनरल डायर अभी भी अगर जिंदा होते तो शायद भारतीय उन्हें इतनी बार मारते कि शायद अगले आने वाले 100 से 200 सालों में कोई जनरल डायर शायद पैदा नहीं हो पाता। और ये गुस्सा सिर्फ यहाँ पे मेरे अंदर नहीं है, बल्कि उस हर भारतीय के अंदर होगा जो इस घटना से वाकिफ है, और जिसको भी थोड़ा बहुत अगर इस सिनेरियो के बारे में, सीन के बारे में याद रहा है होगा, तो वो इस गुस्से को समझ पा रहा होगा। तो अपने आप में काफ़ी सोचने समझने वाली बात है। तो भाई उधम सिंह उस वक़्त में ऑर्फनेज से निकल कर बाहर आते हैं 1919 में, और वहीं पर जो सर्विंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही होती है 1919 में आपकी 13 अप्रैल को, उनको खाना देना, पानी देना, तो ये सर्विंग कर रहे होते हैं। तो उन्हीं के सामने ये जो है गोलियाँ बरसाई जाती हैं, पर और बाद में जो लोग थोड़े बहुत बच खुच जाते हैं, तो उनको भी ये आदेश दिया जाता है कि अगर आपको जाना है दरवाजे से बाहर, तो आप क्रॉल करके जाएँगे, रेंगते हुए जाएँगे। तो उसमें से आपके उधम सिंह भी एक थे, और काफ़ी उनको जो है बुरा लगता है देश के प्रति, और यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी जो एक अंदर से जो चीज़ें निकल कर आती हैं, वो देखने को हमें मिलेंगी उधम सिंह के अंदर। और आप देखिए कि फिर ये गतिविधियाँ का है काफ़ी हद तक तेज़ हो जाती हैं, और बाद में बाबर जो आपका बाबर अकालीस थे, जो पंजाब में अकाली दल जो बीजेपी के नाम से भी जानी जाती है, तो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट रहती है, काफ़ी लंबे टाइम तक उनके देख-रेख में रहते हैं, और वहाँ पर कुछ ट्रिक्स सीखते हैं कि कैसे हमें रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है, कैसे हमें काम करना है, और फाइनली बहुत लंबा टाइम वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो वापस आ जाते हैं 1920 के आस-पास, और एक लंबा टाइम यहाँ पर अमृतसर में गुज़ारते हैं। और 27 में देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि 27 का जो टाइम है आर्म्स एक्ट वाला, उसमें उनको हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 4 साल तक उधम सिंह जो है जेल में रहते हैं। पर जेल में रहने के दौरान 27 में उनको 2 खबरें मिलती हैं। एक तो 27 में यहाँ पर आप देखिए साइमन कमीशन आपका भारत आया था, जिसमें हम सबको पता है कि साइमन कमीशन में भी यही जो था कि भारतीयों के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। उसमें भी यही लॉ रूल था कि भई आपको किसी भी तरीके से जो है पार्टिसिपेशन करने का मौका भारतीयों को नहीं दिया जाएगा। जो भी डिसीजन लेगा वो ब्रिटिशर्स लेंगे, और उनका ही हक में बात की जाएगी। तो इस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय भाग लेते हैं, और उनकी दुखदायनीय मौत हो जाती है। और काफ़ी उसके बाद ये भी उनको हिला देने वाला एक मोमेंट रहता है जो है, और उसके बाद अभी वो संभल भी नहीं पाते कि 1931 में यहाँ पर जो आपके शहीद आज़म भगत सिंह हैं, उनको फांसी दे दी जाती है। तो आप देखिए कि जिसके माता-पिता बचपन में मर चुके होते हैं, 27 का अगर देखा जाए तो 1927 में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर से देश में एक नया हलचल पैदा होती है 31 में, यहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह जिसको अपना गुरु मानते थे। ये कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात जो है शहीद आज़म भगत सिंह और यहाँ पर उधम सिंह जी की मुलाकात आज तक हुई नहीं कभी आमने-सामने से। पर जैसा कि दोनों एक-दूसरे के बारे में सुनते रहते थे, तो काफ़ी अपने आप को आदर्श मानते थे एक-दूसरे के प्रति। और 1931 में आपका यहाँ पर इरविन पैक्ट भी आता है। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि भई गांधी जी चाहते तो ज़ाहिर-सी बात है भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? पर यहाँ पर जो है इसके ऊपर एक सीरियस एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से 31 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो इसके बाद से काफ़ी आहत होते हैं वो, और अब देखिए जो वापस जो अपना उनका नेटिव जगह होता है, सुनाम वापस आ जाते हैं, और फाइनली यहाँ पर अमृतसर में आके एक दुकान खोलते हैं, और वहाँ पर कुछ दिन तक पेंटर का काम करते हैं, और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से जो है जाने जाते हैं यहाँ पर। और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, अगर आप ये नाम कोई देखें तो यहाँ पर उनका एक मैसेज था देश के प्रति, देश के लोगों को, कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। अगर आप दरअसल देश की सेवा करना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बस ज़रूरत आपको थोड़ा-सा देश के प्रति सद्भावना दिखाने की है, हर धर्म को बराबर समझने की है, और यहाँ पर हर एक भगवान जो है, हर एक भगवान अलग-अलग भागों में बँटा नहीं है। यहाँ पर हर एक भगवान जो है हर किसी के अंदर बसता है, और कहीं पर भी आप चले जाइए जो उसका स्वरूप है वो बदलेगा नहीं। तो ये इस तरह का जो ओपिनियन उनके अंदर डेवलप हुआ था इतना कुछ देखने के बावजूद भी। तो फाइनली जो गतिविधियां थी बढ़ती जा रही थी, और भगत सिंह से काफी प्रभावित रहे, और काफी हद तक ये भी देखने को मिलता है कि भगत सिंह का जो वेयरिंग हैट था, जो टोपी पहनने का तरीका था, काफी एक लंबे टाइम के बाद उन्होंने भी फिर केश और पगड़ी जो त्याग दी, और कुछ उनसे इतना इंस्पायर रहे कि हमेशा उनके वॉलेट में और उनके जो जेब थी उसमें उनकी तस्वीर रहा करती थी, और उनके इंस्पायर होने की वजह से ये माना जाता है कि उन्होंने भी केश और जो ये पटका जिसको हम कहते हैं,
पगड़ी जो है वो त्याग दी और बाद में उन्होंने भी कुछ ऐसा ही वेश जो धारण कर लिया था। खैर ये अपने आप में एक कहावतों के बारे में सुना देखा जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि लंबे टाइम तक क्योंकि उनको पुलिस ढूंढ रही थी और जिस तरीके का उनका रवैया था, कोई भी नहीं चाहेगा ब्रिटिशर्स खास करके कि उनके प्रति कोई आवाज उठाए। तो उनको मारने के लिए कहीं न कहीं बस एक मौका ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे और टाइम टू टाइम अपना जो हुलिया था, अपना चेहरा बदलते रहे वो। तो आपने बहुत सारी तस्वीरें अगर देखी होंगी तो आप देख पाएँगे कि कभी वो सरदार के रूप में, तो कभी वो एक क्लीन शेव रहे, कभी वो बिना पगड़ी के नज़र आते हैं, कभी वो इंग्लिश मैन में नज़र आते हैं, कभी एक प्योर भारतीय के रूप में नज़र आते हैं। तो अपने आप में चीज़ें जो हैं आपको वाइस वर्सा नज़र आएँगी यहाँ पर। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे भगत सिंह जैसा कुछ लुक नज़र आएगा आप लोगों को और काफ़ी फेमस भी है ये। और पंजाब में तो खास करके देखा जाए तो काफ़ी जो नवयुवक हैं प्रभावित रहते हैं भगत सिंह से, ऊधम सिंह के और इस तरह की का भी गेटअप जो है काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है कल्चर के तौर पर देखा जाए तो। और अब फाइनली भगत सिंह के जाने के बाद 27 में लाला लाजपत राय के मरने के बाद 19 की घटना उनके ज़हन में पहले से मौजूद थी। तो काफ़ी हद तक प्रभावित रहे वो और 1935 का जो दौर है, उन्होंने पहले कश्मीर में ट्रैवल किया, जगह-जगह पर रहे, काफ़ी हद तक प्रभावित रहे राम प्रसाद बिस्मिल से काफ़ी प्रभावित रहे। अपने जो है क्रांतिकारी गानों को गाकर उनके एग्ज़ाम्पल्स को अपने अंदर सँजोकर काफ़ी लंबा टाइम वो गुज़ारा उन्होंने। और फाइनली उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लैंड पहुँचते हैं वो। क्योंकि भाई बदला तो लेना ही था ना अल्टीमेटली, उसके बिना तो काम चलना नहीं था। और फाइनली ही वाज द लुक आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ अवेंज द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। और वो हमेशा ताक में रहे कि भाई कब मुझे मौका मिले कि मैं जनरल डायर को गोली मारूं और अपना जो है देश के प्रति अपने जो है कर्तव्य को पूरा करके भारत लौटूं। और लेकिन ये आसान नहीं था। आप देखिए कि भारत में रहना और उसके बाद किसी दूसरे देश में जाकर सर्वाइव करना जबकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है उस टाइम पे। और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने काम भी किया, ठीक है? और कारपेंटर के रूप में काम किया, मैकेनिक के तरीके के लिए काम किया। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया ताकि कि और टाइम टू टाइम अपना आउटफिट जो है चेंज करते रहे कि ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। फोर्ड कंपनी जो थी आपकी वहाँ पर काम की, डिटोरेट कंपनी जो है गाड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर है, वहाँ पर उन्होंने काम किया। तो अपने आप में काफ़ी एक फाइन देखा जाए तो हाथ के कारीगर भी रहे वो। और लंदन तक पहुँचने का रास्ता उनका आसान तो नहीं रहा, पर हम ये कह सकते हैं कि 21 साल का जो सफ़र था उनका पूरा का पूरा, वहाँ तक पहुँचने के लिए, लंदन जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए काफ़ी हद तक लंबा रास्ता तो रहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर 21 सालों बाद जब वो जनरल डायर के सामने होते हैं, तब जनरल डायर की उम्र कोई 75 साल के आस-पास होती है। तो कैक्सटन हॉल पहुँचते हैं अपना भाई तैयार-वैयार होके शहीद ऊधम सिंह और एक किताब होती है उनके पास, तो उसी किताब में जो है बंदूक को छुपा कर लेके जाते हैं। और जैसे कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की स्पीच का शेड्यूल बना होता है, वो आते हैं अभी भाषण देने के लिए। जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर, भाषण खत्म होने वाला होता है और जैसे ही भाषण खत्म होता है, वैसे ही अपनी किताब में से बंदूक निकालते हैं, रिवॉल्वर निकालते हैं और उनको गोली मार देते हैं। 6 लगातार राउंड, 6 राउंड्स की फायरिंग होती है। और यहाँ पर 6 राउंड की फायरिंग करने के बाद वहीं पर जनरल डायर की मौत हो जाती है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जनरल डायर को मारने के बाद यहाँ पर जो लुइस स्टेन थे और लॉरेंस थे, उनको भी यहाँ पर गोली मारने की कोशिश की गई थी। काफ़ी उनको जो है नुकसान भी पहुँचा। पर यहाँ पर कई दावे ये भी किए जाते हैं कि उनको मारना मकसद नहीं रहा उनका। उनका बस मकसद ये था कि कम से कम अंग्रेज़ों को ये बताया जा सके कि देश को नुकसान पहुँचाने का खामियाज़ा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये तो सिर्फ़ एक ट्रेलर था और अगर दोबारा से इस तरह की कोई हरकत की गई तो हम हमेशा से ही अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तो 6 राउंड फायर करने के बाद अल्टीमेटली उनके दिल से, जनरल डायर के दिल से जो है गोलियां आर-पार हो जाती हैं। और आप देखिए कि वो किस तरह का जो माहौल रहा होगा कैक्सटन हॉल में। जब आगे मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी आपको कैक्सटन हॉल की, कि तस्वीरें जो एक रहा होगा। 2 यहाँ पर सिनेरियो ध्यान में रखने वाली बात है। 1919 की बात की जाए जब जलियांवाला बाग में 20,000 लोग मारे गए थे, ज़्यादा ही मारे गए थे। और एक वो सिनेरियो यहाँ पर 1940 की अगर बात की जाए जहाँ पर ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में अल्टीमेटली घुसकर जनरल डायर को गोली मारी। तो अपने आप में काफ़ी ये जो है एक पिक्चराइजेशन टाइप लगता है कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है। पर ऊधम सिंह जैसे ही ऐसे लोग देश में पैदा हुए हैं, देश की मिट्टी में पैदा हुए, जिन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट किया है हमारे लिए। कैक्सटन हॉल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने। एक कैक्सटन हॉल है और ये दरवाजे अब बंद हैं, एक म्यूजियम के तौर पर देखा जाता है अब इसको। तो कैक्सटन हॉल रहा आपका ये।
और ये देखा जाए तो काफ़ी अपना ऐतिहासिक जगह भी है, और ये लंदन का आपका कैक्सटन हॉल जो करीब से मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। तो मिट्टी जो है भारत की कहीं पर भी पहुँच जाती है, अगर उसकी पहुँच जो है अपने जज़्बे से अगर ऊपर हो तो। एडम एंड ईव की बात कर रही हूँ यहाँ पर। एक यहाँ पर पब था पहले लंदन में, अब भी है, अभी भी चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रिवॉल्वर थी जो उधम सिंह के पास, जिससे उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, वो यहीं से खरीदी थी उन्होंने। तो काफ़ी हद तक अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह भी है, भारतीयों के लिए तो ख़ैर है ही, और लंदन में जो हमारे भारतवासी रहते हैं उनके लिए भी तो ख़ैर ख़ास तौर पर है। और उनको गोली मारने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अखबारों में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी हद तक जो है उधम सिंह को और जनरल डायर को लोगों ने काफ़ी हद तक प्रेज़ेंट भी किया। लंदन में और विदेशों में जनरल डायर को हीरो के रूप में देखा गया, और भारत में तो हमेशा से उनकी जो है सराहना तो बहुत दूर की बात है जनरल डायर की, और काफ़ी हद तक हम खूनी के रूप में देखते हैं 1919 के जो जलियांवाला बाग हमारा हत्याकांड हुआ था। तो ये अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा हमारा उधम सिंह जी द्वारा जो है जनरल डायर को गोली मारना। और फाइनली ट्रायल हुए। ज़ाहिर-सी बात है कि तैयार तो थे ही वो मेंटली कि भई इस तरीके का काम करने के बाद मैं बचूँगा तो नहीं। तो 42 दिन की हंगर स्ट्राइक पे रहे वो, ब्रिक्सटन प्रिज़न में, उसकी तस्वीर मैं आगे दिखाऊँगी आपको। और फिर उसके बाद में उनकी स्ट्राइक को तोड़ने के लिए, भूखमरी को तोड़ने के लिए फ़ोर्सफुली फेड का मतलब होता है कि जैसे जो हमारे शहीद थे उनके नाक में जो है पाइप डालना, दूध डालना, ताकि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को कहीं न कहीं से तोड़ने की कोशिश करें, राइट? पर कामयाब नहीं हो पाए, और 42 दिन का हंगर रहा। और यहाँ पर भगत सिंह को भी अगर देखें तो आप, इससे ज़्यादा लंबा टाइम भगत सिंह रहे हंगर स्ट्राइक पे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखिए कि सप्रेशन झेलना पड़ा, यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी अंग्रेज़ों द्वारा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देश की मिट्टी के लिए नाविकों ने जिस तरीके से योगदान दिया है अपना, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है, और हमें आज के टाइम में सीखने की बहुत ज़रूरत है। और 31 जुलाई 1940 को फाइनली जो पेंटोविल प्रिजन है आपका, वहां पर उनको फांसी की सजा दे दी गई जनरल डायर को मारने की खुशी में कह रही हूँ, उनके उसमें जुर्म में। पर जहां तक अगर उधम सिंह की बात की जाए तो अपने आप में काफी हद तक उनके लिए वो दिन काफी जो है काबिल तारीफ माना जाता है, और उन्होंने काफी खुशी जाहिर करते हुए इस चीज को माना भी। और 1940 का जो टाइम है, कितने ही लोग जान पाते हैं कि उधम सिंह की इस दिन जो है डेथ एनिवर्सरी जो है मनाई जाती है, क्योंकि बड़े-बड़े शहीदों के और नेताओं के बारे में हम सब जानते हैं, पर दरअसल असली हीरो ये हैं। अब सूरसेन के बारे में कितने लोग जानते हैं? सॉरी, सूर्यसेन के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक, अन्ना आसिफ अली के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन सभी लोगों को याद करें उनके समय पर। इसलिए नहीं कि उनको ये बारे में याद करना ज़रूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस देश में टाइम टू टाइम हमें जागने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक हम देश में रहने वाली आपत्तियों को, मुसीबतों को पहचान नहीं पाएँगे, और उसको पहचानने का सबसे सही रास्ता है अपने इतिहास को जानना। और इतिहास जो है एक प्रेज़ेंट सिनेरियो प्रेज़ेंट करता है कि कैसे देश में हमें अपनी प्रॉब्लम से निपटना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है। ये ब्रिक्सन जो आपका सेंट्रल जेल है, जहाँ पर उधम सिंह ने 42 दिन का हंगर स्ट्राइक था वो किया, वो अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और सरदार उधम सिंह को जब फांसी हुई, लास्ट जो उनकी स्पीच रही, क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं थी, तो काफ़ी जो थी टूटी-फूटी इंग्लिश वो बोलते थे, और इसलिए काफ़ी ट्रायल में भी दिक्कत उनको झेलनी पड़ी सरदार उधम सिंह को। तो लास्ट स्टेटमेंट उनका ये रहा जज के सामने, जब उन्होंने फाइनली 21 सालों बाद जनरल डायर को गोली मारी, तो उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि हाँ, मैंने फाइनली कर दिखाया, और मैंने जो है देश के प्रति, देश की मिट्टी के प्रति बदला ले लिया है, और यहाँ पर मैंने उस आदमी को कुचल डाला है जिसने देश में मेरे देश को कुचलने की कोशिश की है। और ये मैसेज मैं सभी लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे देश को कुचलने की कोशिश की जाएगी, तो हम जैसे नहीं, मेरे जैसे 100 उधम यहाँ पर तैयार रहेंगे देश पर मर मिटने के लिए। और आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। और आई हैव सीन माई मेनी पीपल स्टार्विंग इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूलर्स के अंडर अपने देश को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, एंड इट वॉज ओनली माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। एंड व्हाट ग्रेटर ऑनर कुड बी bestowed ऑन मी देन डेथ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड। अगर मैं इतना भी अपनी मातृभूमि के लिए कर पाया हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। और अपनी मिट्टी के लिए मरना और अपने देश के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, उस देश के लिए आप क्या कर पा रहे हैं।
ये उधम सिंह ने अपने बातों को जज के सामने रखा और भारत माता का आखिरी नारा लगाते हुए जो है फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो ये काफ़ी अपने आप में जो है एक मोटिवेशनल कहें आप वीडियो है, या ये कहें कि आपको उन सभी शहीदों से सीखने की ज़रूरत है जिन्होंने कम उम्र में, चाहे वो भगत सिंह की बात की जाए, चाहे हम बात करें यहाँ पर उधम सिंह की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो यहाँ पर आप बहुत चीज़ों को देखेंगे जो आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। तो मैंने बार-बार आपसे कहा कि मोटिवेशन जो है आपके अंदर का, वो आपके अंदर से आएगा। ठीक है? मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर से आता है और कोई भी मोटिवेशन जो है, वो तभी तक आपके अंदर बरकरार रह सकता है, जब तक कि आप ये तय न कर लें कि वो मोटिवेशन हमारे अंदर तब तक रहना चाहिए, जब तक हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को जो है अचीव ना कर लें। चाहे वो आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो देश के प्रति आपके अपने कर्तव्य हों। और किसी भी शहर में रहें, आप किसी भी रीजन में रहें, सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका कर्तव्य इस देश के प्रति है, इस देश में रहने के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उसको कैसे पूरा किया जाए। क्योंकि देश को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, आपका देश आपके नाम से जाना जाएगा और इस देश को जानने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका एक योगदान, आपका एक जान और यहाँ पर देश की मिट्टी पे जितने भी शहीद कुर्बान हुए हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और आपको भी यहाँ पर हम कुर्बानी नहीं माँग रहे हैं आपसे, क्योंकि वो कुर्बानी के दौर थे तो हमें ज़रूरत थी उसकी। आज यहाँ पर आपके हिम्मत की ज़रूरत है हमें, जहाँ पर हम मिलकर इस देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुँचा पाएँ, जहाँ पर हमारे शहीदों ने, हमारे देश के बेहतर लोगों ने इस देश को पहुँचाने की कोशिश की है। एक यहाँ पर पहल की है, अब ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम कितने बेहतर तरीके से इस देश को आगे बढ़ा पाते हैं। और मैं हूँ सोनिया सिंह और ये मेरा एनटीयूजीसी नेट का कोर्स है एंड 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा एसआरएस 10 के साथ। तो इसको आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल यहाँ पर मौजूद है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। और आशा करती हूँ कि ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा आपको और मोटिवेशनल भी रहा होगा आपके लिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसके बारे में सोचते हैं और आप देश के प्रति क्या रवैया रखते हैं, क्या सोचते हैं। ज़रूर बताइए कमेंट करके और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोग जान पाएँ हमारे देश के शहीदों के बारे में। इसलिए नहीं कि उधम सिंह के बारे में जानने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि उधम सिंह जैसे क्वालिटीज़ को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दरअसल देश को जो है बढ़ते हुए आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं है कि देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या आपने ये चेक किया कि हम देश के लिए अच्छा क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि हम सुबह उठते हैं फिर रात को सो जाते हैं, राइट? तो थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में और सेल्फ एनालिसिस मैंने हमेशा कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनटी के पेपर को पास करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपको देश के लिए बेहतर करने की ज़रूरत है और चाहे खुद के लिए बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ सोनिया सिंह एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी और उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर जो है काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को एंड थैंक यू सो मच टू ऑल।